नमस्कार। कॉस्मेटिक सर्जरी एक प्रकार की चिकित्सा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने चेहरे या शरीर के किसी हिस्से के आकार, रूप या बनावट को बदलकर उसे अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने की कोशिश करता है। इसमें नाक की सर्जरी, त्वचा को ठीक करना, झुर्रियां कम करना या शरीर के किसी भाग को आकार देना जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आजकल तकनीक के विकास के कारण यह सर्जरी पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और लोकप्रिय हो गई है। हालांकि इसे करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना और इसके लाभ हानि के बारे में अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार कॉस्मेटिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो चलिए आज डॉक्टर हरीश जी से कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जानते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? यहाँ आज हम चर्चा करना चाहेंगे अपने दर्शकों से कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक सब स्पेशलिटी है, एक भाग है। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऊपर सिर के बालों से लेके पैर के अंगूठे तक शरीर की जो भी विकृतियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको सुधारने का काम प्लास्टिक सर्जरी से किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ठीक है लेकिन उसके सुंदरता को, उसके आकार को और बेहतर बनाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या क्या आता है? जैसा कि आप लोगों को हो सकता है, बहुत लोगों को ये भ्रांतियां हों कि शायद चेहरा पूरा बदल दिया जाता है। ये पिक्चरों में दिखाया जाता है। चेहरे का आकार, चेहरे की बनावट काफ़ी कुछ बदली जा सकती है, लेकिन बिल्कुल पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बदल जाए ये सिर्फ पिक्चरों में ही होता है। वास्तविक जीवन में इतना बदलाव लाना ना तो संभव है और ना ही तर्कसंगत है। आपका व्यक्तित्व आपकी पहचान है। आप उसको बेहतर बनाने के लिए अगर कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, ये एक बहुत अच्छी सोच है। लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने व्यक्तित्व से अपने लगाव होना चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक सोच होनी चाहिए, जिसमें कि कॉस्मेटिक सर्जरी एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन आपकी हेल्प कर सकता है। और व्यक्तित्व को निखरने के बाद निश्चित रूप से आपके विचार भी निखरेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो स्वाभिमान है वो भी मजबूत बनेगा और आप अपने परिवार के प्रति, आप अपने व्यवसाय के प्रति कहीं ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में मेरा जो कहना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी में सिर से अगर शुरू करें तो बालों का जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है ये भी कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। हम नाक का आकार जो चेंज करते हैं, किसी की नाक अगर दबी भी है उसको उठाना, किसी की नाक तिरछी है उसको सही करना, किसी की नाक के बीच में उभार जिसको कि हम नेजल हम्प कहते हैं उसको ठीक करना, नाक चौड़ी है उसको व्यक्ति के चेहरे के आकार के अनुरूप ठीक करना, ये सब प्लास्टिक सर्जरी की कॉस्मेटिक सर्जरी सब स्पेशलिटी में आता है। किसी की ठोड़ी दबी हुई है उसको ठोड़ी को सही आकार देना, ये सब। और इसके अलावा अगर आपका एब्डोमेन पे, आपके पेट पर, आपके सीने पर ज़रूरत से ज़्यादा फैट है, इनको कॉस्मेटिक सर्जरी में सर्जरी के हिसाब से गाइनोकोमेस्टिया और एब्डोमेन पर फैट होना, ये एब्डोमिनोप्लास्टी या लाइपोसक्शन के अंतर्गत आता है, जो कि आज के समय में बहुत आसान प्रक्रिया है। आधुनिक सुविधाओं के चलते ये गाइनोकोमेस्टिया की सर्जरी और एब्डोमिनोप्लास्टी एनेस्थीसिया के साथ काफ़ी कुछ आराम से उपलब्ध है और बिना कॉम्प्लिकेशन के बहुत संभव है। गाइनोकेमेस्टिया क्या है? तो वर्तमान में पुरुषों में यह समस्या बढ़ती जा रही है और इसके चलते बहुत से पुरुष कहीं ना कहीं मन में हीन भावना का शिकार रहते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप बिल्कुल अपने मन में इस बारे में जरा सी भी हीन भावना ना रखें, तुरंत आसपास किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, उसको दिखाएं। खासतौर से ये समस्या 16-17 साल से लेकर 20 साल के बच्चों में ज़्यादा है। ऐसे बच्चे जो शुरू में हेल्दी होते हैं
वो जिम जाकर अपने बाकी जगह जगह के फैट को कम कर लेते हैं, लेकिन पेट पर और सीने पर फैट रह जाता है, जिसकी वजह से उनको मानसिक परेशानी भी होती है। तो मेरी फिर सलाह है कि आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं और आपको इस संबंध में एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन आपके जांच करके और जो ज़रूरी है आपका वो इलाज करेगा। और आपका गायनेकोमेस्टिया का अगर कोई परेशानी है, आपके शरीर के आकार की बनावट ऐसी है कि कहीं आपके एक्स्ट्रा फैट है, जिसकी वजह से आप डे टू डे की लाइफ में कहीं ना कहीं हीन भावना के शिकार हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप आम आदमी से कहीं पीछे हैं, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी, आपको कॉस्मेटिक सर्जरी हेल्प कर सकती है, जिससे कि आप अपने दिन परिचर्या को बेहतर बना सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरा ये कहना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार लाने की प्रक्रिया है, जिसके लिए कि आपको निश्चित रूप से आप भ्रांतियों में जीना चाहेंगे वो तो संभव नहीं है, और आप कुछ असामान्य अपना ऊपर चाहेंगे वो भी संभव नहीं है। लेकिन सामान्य में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप एक प्लास्टिक सर्जन की मदद से उनके द्वारा आप अपने व्यक्तित्व में सुधार ला सकते हैं, और जिससे कि आपका आगे आने वाला भविष्य, आपके कार्य, आपके परिवार का प्रति आपका मिलना जुलना या जो समाज में आपका एक व्यक्तित्व है वो सुधरेगा, और जिससे कि आपका भविष्य में आप एक बेहतर व्यवसायी या इंसान बन सकते हैं, और आपका जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ सकती है। कॉस्मेटिक सर्जरी किस एज के लोग करवा सकते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी में उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो यंग पर्सन है, जो युवा हैं, युवाओं में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब वो आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनको लगता है कि इंटरव्यू से पहले अगर उनका चेहरे में ये निखार आ जाए, वो आ जाए, तो निश्चित रूप से कॉस्मेटिक सर्जरी युवा अवस्था के लिए तो बहुत ही वरदान है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 40 साल का भी चाहे कि हाँ मुझे और आज अच्छा दिखना है, ताकि मैं जो अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं जो जिन लोगों से मिलता हूँ उनमें मेरा व्यक्तित्व और बेटर हो, तो मेरा मानना यह है कि उम्र कोई सीमा नहीं है कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। लेकिन आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपको एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, और क्या संभव है, क्या नहीं संभव है, क्या आराम से हो सकता है, बिना कॉम्प्लिकेशन के हो सकता है, या कम से कम कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है, जिससे फ़ायदे ज़्यादा हों, नुकसान कम हो, तो ये समझकर करना बहुत ज़रूरी है। और कॉस्मेटिक सर्जरी के मामले में लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो यदि आप समझकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सुविधाजनक और बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और सफदरजंग अस्पताल में, जो कि सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर भी कॉस्मेटिक सर्जरी अवेलेबल है। हाँ, ये बात है कि भीड़ होती है, तो हम लोग चाहकर भी उतना कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ नहीं लोगों के लिए सुविधा दे पाते, जितना कि हमें जो लोगों की फंक्शनल प्रॉब्लम है या जिनकी वजह से उनको डे टू डे एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी के उंगलियां मुड़ी हुई हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम व्यक्ति को कार्य के मामले में ज़्यादा सक्षम बनाएं, बजाय इसके कि हम सुंदरता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हालांकि हमारे पास दोनों तरह की विधाएं हैं, हम समय मिलने पर किसी भी व्यक्ति के लिए दोनों तरह की सुविधाओं को उपलब्ध करा देते हैं। उसके लिए सफदरजंग अस्पताल में आना और वहाँ पर इस चीज़ की सुविधा लेना संभव हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी कब करवानी चाहिए और कब नहीं करवानी चाहिए? मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी के मन में आता है कि हम प्लास्टिक सर्जरी कब करा सकते हैं और कब नहीं करानी चाहिए, तो हर समस्या का एक निश्चित उम्र और समय होता है।
कुछ चीज़ों में अगर मैं कहूँ कि प्लास्टिक सर्जरी का तो इतना बड़ा स्कोप है कि उसके लिए एक-एक चीज़ के बारे में बताना कि कौन-सी समस्या का किस उम्र में ऑपरेशन कराना चाहिए या किस उम्र में जाकर इलाज कराना चाहिए, तो ये तो एक अलग से एक विषय हो जाएगा। लेकिन हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि किस समय नहीं करानी चाहिए। उसके बारे में कि आपको जब चोट लगी है, आपका निशान ताज़ा-ताज़ा है, तो बहुत सारी चीज़ों में निशान को सेटल्ड होने में 4 से 6 महीने का समय लगता है। तो आप इस बारे में जाके विचार-विमर्श तो कर सकते हैं डॉक्टर से और कुछ चीज़ों में समय एक बहुत बड़ा मरहम होता है, कुछ निशान समय के साथ कम हो जाते हैं। तो जल्दबाजी में कभी भी प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी कराना एक उचित विचार नहीं है। आपको बहुत सोच समझकर और सुचारू रूप से राय लेकर ही कॉस्मेटिक सर्जरी में आगे बढ़ना चाहिए। क्या बीपी शुगर वाले पेशेंट को कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी चाहिए? कुछ लोगों की मेरे से पूछा गया है कि क्या जो शुगर वाले मरीज हैं या ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं या जिनको और भी प्रॉब्लम थायराइड वगैरह के, यानी कि जो क्रोनिक पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को क्या कॉस्मेटिक सर्जरी करानी चाहिए? तो इस बारे में मेरा कहना ये है कि जो भी क्रोनिक बीमारियां हैं, जो पुरानी बीमारियां हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और भी इस तरीके की चीज़ें, तो ये अपने आप में थोड़ा-सा तो रेस्ट्रिक्शन वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यदि ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके और इन सब चीज़ों को सही तरीके से इलाज के द्वारा एक बैलेंस में रख के और अगर ज़रूरी है कॉस्मेटिक सर्जरी, तो उसका लाभ लिया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले किन चीजों का जानना जरूरी है? जो कॉस्मेटिक सर्जरी का ही एक पार्ट है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, थोड़ा-सा उस विषय में प्रकाश डालना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बालों का जवानी में ही कम हो जाना, उड़ते जाना एक समस्या बढ़ती जा रही है, गंभीर समस्या बढ़ती जा रही है। और जो बालों का उड़ना 35-40 साल में पहले शुरू होता था, चूँकि ये आनुवांशिक प्रक्रिया है, तो नई जनरेशन में देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों के 25-26 या 28-30 साल तक की उम्र में, जो कि उनकी शादी की या समाज से जुड़ने की उम्र होती है, उसमें भी बाल कम हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी दर्शकों को यह बताना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले आपको एक अच्छे डॉक्टर की, एक डर्मेटोलॉजिस्ट की भी सलाह लेनी चाहिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है सिर में आपके, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं या बाल उड़ रहे हैं। तो अगर वो समस्या डॉक्टरी दवाइयों द्वारा ठीक की जा सकती हो, तो पहले दवाई करनी चाहिए। आपको तुरंत दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रशिक्षित डॉक्टर से पहले उसकी सलाह लेके, और कोई जब बीमारी नहीं है और बाल अगर ऐसी वजह से उड़े हैं जो कि हार्मोनल डिपेंडेंट जिसको कहते हैं हम लोग, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है एक मेल में, जिनकी वजह से बाल उड़ जाते हैं, तो वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है समय पे। और जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया है, ये अक्सर सुन करके कर दी जाती है, मरीज को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, व्यक्ति को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कितने एरिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है, वो सब चीज़ें पहले से कैलकुलेट की जाती हैं। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो बाल लगाए जाते हैं, उनकी संख्या हज़ारों में होती है जनरली, 1000, 2000, 5000 तक लगाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके ही बाल आपके आगे वाले हिस्से में लगाए जाने हैं। पीछे वाले बाल जो कि परमानेंट होते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं, सिर के पीछे वाले बाल, उन्हीं को उठाकर उनमें से कुछ बालों को आगे की तरफ प्रत्यारोपित किया जाता है। और इसमें जनरली अगर अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया, एक अच्छी टीम के द्वारा ऑपरेशन किया गया है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, तो 60, 70, 80% तक संभावना रहती है कि जितना बाल लगाए गए हैं, 80% तक वो सब ठीक हो जाएंगे, ग्रोथ करेंगे। हाँ, आपको यह समझना ज़रूरी है कि बाल लगाते ही एकदम उगना नहीं शुरू कर सकते। उसको 4 से 6 महीने का समय लगता है बालों को आपके नए वाले हिस्से में एडजस्ट होने के लिए,
वहाँ पर अपनी जड़ मजबूत करने के लिए और फिर दोबारा बढ़ने के लिए। तो 4 से 6 महीने आपको लगते हैं किसी भी रिजल्ट को मिलने में। इसके अलावा जो डॉक्टर सलाह देता है कि बालों को प्रत्यारोपित करने के बाद, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको अपने खाने के बारे में सलाह दी जाती है कि आप अच्छा खाएँ, क्योंकि शरीर में जब किसी चीज़ की ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको अच्छे खाना भी खाना होता है और कुछ दवाइयाँ, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट जो दिए जाते हैं उनको भी साथ में लेना होता है, तभी आपको समुचित उसका लाभ मिलता है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर हरीश जी से कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।